This is 92.7 Big FM. स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आइए आज उस सफर में आपको ले चलता हूं। ये सफर हिंदी सिनेमा के उस दौर का है जिसे कह सकते हैं हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर। ये वही दौर था दोस्तों जिसके गीत सदाबहार हैं। ये वही दौर है जिसकी फिल्में हम सदा याद करते रहते हैं। और ये वही दौर है दोस्तों जिसका संगीत जन्म जन्मांतर तक अमर रहेगा। तो आइए इसी सुनहरे दौर की यात्रा आरंभ करते हैं। आज के सुहाने सफर में हम बात करेंगे 60 के दशक की 60s की एक बहुत खूबसूरत हीरोइन की बात, जो बन गई थी युवा लड़कियों के लिए फैशन आइकॉन। इसी नायिका के नाम पर पूरे भारत में मशहूर हो गया था उसका हेयर स्टाइल। और इस मशहूर अदाकारा का नाम है साधना। आज साधना जी का जन्मदिन है और हमारा ये सुहाना सफर उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हुए आज का शो उन्हें समर्पित करता है। आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं फेमस हीरोइन साधना जी का। साधना जी का जन्म कराची के सिंधी परिवार में 2 सितंबर 1941 को हुआ। इनका नाम इनके पिता की फेवरेट एक्ट्रेस एंड डांसर साधना बोस के नाम पर रखा गया। साधना जी के पिताजी एक्टर हरी शिवदासानी के भाई थे। हरी शिवदासानी सिनेमा के एक्टर, प्रभावशाली चरित्र अभिनेता, जाने माने अभिनेता। उन्होंने काम किया काफी फिल्मों में, जैसे श्री 420, संगम, असली नकली, हसीना मान जाएगी, जमीर, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि 70 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। साधना की कजिन हैं हीरोइन बबीता, यानी कि हरीश शिवदासानी की सुपुत्री बबीता, जो कि मां हैं करिश्मा और करीना कपूर की। साधना जी का परिवार 1950 में पार्टीशन के बाद कराची से मुंबई माइग्रेट हो गया। कई साल तक स्ट्रगल करने के कारण साधना बचपन में स्कूल नहीं जा सकी। मदर एक मॉन्टेसरी स्कूल में टीचर थी, इसलिए माताजी ने साधना को घर पर ही एलिमेंट्री एजुकेशन देना शुरू कर दी। फाइनली मुंबई में सेटल होने के बाद साधना की माताजी ने उन्हें सीधे 4th कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए वडाला के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट में दाखला दिलवा दिया। इस बच्ची साधना की इंटेलिजेंस और नॉलेज को देखकर उन्हें 4th क्लास में नहीं बल्कि सीधे एडमिशन मिल गया 5वीं क्लास में। और उन्होंने साधना जी की माताजी को बधाई दी कि उन्होंने अपनी बच्ची को एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत कमाल की दी है, जिसकी वजह से डायरेक्ट एडमिशन हुआ 5th स्टैंडर्ड में। बचपन से ही साधना बहुत मेधावी थी, ब्राइट थी। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद साधना ने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया और जाहिर है कि कल्चरल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होने के कारण बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। यहीं से लोगों को साधना में जो एक कलाकार छुपा हुआ था वो नजर आने लगा। 57-58 के दौरान इनके कॉलेज में प्रोड्यूसर TN बिहारी की सिंधी फिल्म के लिए कलाकारों के ऑडिशन लिए गए। साधना जी ने भी ऑडिशन दे दिया। ऑडिशन लेने वाले ने इन्हें पहले एक सिंधी नाटक में एक्ट करते हुए देखा था, इसलिए इनका सिलेक्शन उस जमाने की सिंधी फिल्मों की मशहूर नायिका शीला रमानी की छोटी बहन के रोल के लिए कर लिया गया। यहीं से इनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। फिल्म सिंधी भाषा में थी, फिल्म पार्टीशन पे आधारित थी और फिल्म का नाम था अबाना, जिसका अर्थ होता है किसी का पैतृक घर। फिल्म में लोगों ने साधना जी के काम को बहुत पसंद किया और फिल्म हो गई कमर्शियली सुपरहिट फिल्म। रिलीज के दिन स्क्रीन ने साधना जी के फोटोग्राफ को मेन फ्रंट पेज पे जगह दी। इसी जगह हिंदी सिनेमा के प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी साहब की नजर उन पे पड़ी। वो सिंधी फिल्मों से हिंदी फिल्मों में कैसे आई, ये जानने से पहले सुनते हैं उनकी फिल्म का एक
मधुर गीत। आज 2 सितंबर हम साधना जी का बर्थडे मना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंधी फिल्म की वजह से साधना जी की फोटो एक मैगजीन में छपी और उस फोटो पे नजर पड़ी हिंदी सिनेमा के फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर शशधर मुखर्जी की। फोटो देखने के बाद दादा मुखर्जी ने उन्हें कांटेक्ट किया, बात बन गई और साइन कर लिया अपनी फिल्म लव इन शिमला के लिए। साधना जी उस समय की हीरोइंस की तरह कन्वेंशनल तो नहीं थी, लेकिन चूंकि प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर को एक क्यूट, लाइवली और एक इनोसेंट लड़की की जरूरत थी और साधना इस तरह से फिट लग रही थी इस रोल के लिए। यह उन दिनों की बात है जब शशधर मुखर्जी ने फिल्मालय के नाम से अपना स्टूडियो शुरू किया था। फिल्म के साथ जुड़े सभी, चाहे वो बैनर हो, डायरेक्टर आर के नैयर हो, हीरो जॉय मुखर्जी हो, सभी लोग नए थे और शायद यही वजह थी कि शशधर जी इस फिल्म को एक्स्ट्रा केयर के साथ बनाना चाहते थे। थोड़ी नर्वसनेस भी थी, स्टूडियो नया था, सब कुछ सेटअप पूरा। तो अक्सर जब वो किसी नए को कैमरा टेस्ट के लिए, स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाते तो साधना जी को मेकअप करवा के सामने खड़ा कर दिया करते थे। उससे कुछ डायलॉग बुलवाते, एक्ट करवाते, टेस्ट शूट करते। तो साधना जी बन गई एक, क्या कहना चाहिए, मॉडल। इस सब एक्सरसाइज करने का फायदा साधना जी को बहुत हुआ। वो धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, कैमरा फ्रेंडली हो गई और धीरे धीरे जब कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो वो कैमरे के सामने अभ्यास करते करते उनमें एक कॉन्फिडेंस आने लगा, आत्मविश्वास भर गया। लव इन शिमला को बनाने से पहले मुखर्जी साहब ने साधना और जॉय मुखर्जी को अपने इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग दिलवाई और इसके 1 साल के बाद साधना जी की पहली हिंदी फिल्म लव इन शिमला बनी और रिलीज हुई। लोगों ने फिल्म बहुत पसंद किया और बॉक्स ऑफिस ने इस फिल्म को हिट करार दे दिया और इसे 1960 की टॉप 10 फिल्म्स में जगह मिल गई। इसी फिल्म के दौरान जब साधना जी के बड़े माथे को कवर करने के लिए पैच या विग लगाने की बात आई, तब डायरेक्टर आर के नैयर ने कहा, देखो जी, कोई पैच नहीं लगाना है, फिर क्या करें? तो वो साधना को कैंप्स कॉर्नर के पार्लर में ले गए और वहां हेयर स्टाइल, जो भी हेयर स्टाइलिस्ट रही हो, उससे कहा कि ऐसा करो कि ये जो फोरहेड जो इतना वाइड है वो थोड़ा सा कवर हो जाए। कैसे कवर करें? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, वो जो हॉलीवुड की हीरोइन है ऑड्री हैपबर्न, फ्रिंज दे दो, लगा दो। हेयर स्टाइलिस्ट ने वैसा ही किया और साधना जी के माथे पर वैसे ही फ्रिंज बना दिए जैसे कि ऑड्री हैपबर्न के थे। लेकिन उस वक्त ना तो साधना जी ने ऐसा सोचा था, ना ही आर के नैयर साहब ने, कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये फ्रिंज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो जाएगी। साधना जी ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जब लोग उनसे पूछते थे कि ये कौन सा हेयर स्टाइल है, तो उन्हें ऑड्री हैपबर्न का नाम तो याद नहीं आता था, इसलिए वो कह देती ये साधना कट है। और यही साधना कट सारे खल्क में हो गया मशहूर। साधना जी की पहली फिल्म, पहली हिंदी फिल्म लव इन शिमला, लव इन शिमला के डायरेक्टर आर के नैयर साहब को प्यार हो गया साधना जी से और ये प्यार एक तरफा नहीं था। साधना जी भी अपना दिल दे बैठी नैयर साहब को, एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन शायद अभी वक्त नहीं था एक अहम कदम उठाने का, अहम फैसला लेने का। साधना जी बहुत छोटी थी, परिवार की जिम्मेदारी थी, करियर बनाना था। इस वजह से चाहकर भी वो स्टेप नहीं उठा सके और दोनों ने उस पॉइंट के ऊपर तकरीबन अलग होने का फैसला लिया और अपने अपने कामों में, अपने अपने करियर में बिजी हो गए। इसी दौरान करियर के शुरुआती दौर में साधना को डायरेक्टर महेश कौल से मिलने का मौका मिला। वो उन दिनों राजेंद्र कुमार और कामनी कदम को लेकर फिल्म बना रहे थे। उन्होंने साधना जी को बुलाया कि महाबलेश्वर में शूटिंग चल रही है, आप आके मिलिए। साधना जी पहुंची और वहीं उनकी पहली मुलाकात हुई जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार जी से। साधना जी 16 साल की थी,
बस अभी अभी स्कूलिंग कंप्लीट ही की थी। इस मुलाकात के बाद साधना जी को मौका मिला राजेंद्र कुमार से मिलने का। उन दिनों इस फिल्म की शूटिंग डे टाइम में ही हो रही थी। शूटिंग के बाद पूरी यूनिट साथ बैठ जाया करती थी, गपशप मारी जाती थी, इकट्ठा बैठ के हंसी मजाक किया जाता था। एक दिन शूटिंग के बाद राजेंद्र कुमार अपनी वाइफ और यूनिट के साथ हॉल में बैठे थे, गपशप चल रही थी, मगर साधना जी बैठी थीं अपने कमरे में। साधना जी को लोगों के बीच बैठने में थोड़ी हिचक होती थी, थोड़ी शाय नेचर की थी, इसलिए लोनली रहती थी, अलूफ रहती थी। तो ऐसे ही साधना जी बैठी थी कमरे में। अचानक कुमार साहब आ गए, राजेंद्र कुमार जी, और उन्होंने कहा कि क्या कर रही हो अकेले बैठ के, लोगों से घुलो मिलो, लोगों के साथ बैठो। और उन्होंने जबरन हाथ पकड़ के साधना जी को वहां से उठाया और लेके आ गए। और इस तरह उन्होंने बहुत एनकरेज किया। ये राजेंद्र कुमार ही थे जिन्होंने सही मायनों में साधना जी के अंदर की झिझक को, वो जो हेजिटेशन थी, जो शाइनेस थी, उसको निकाला। इस सब के बीच महेश कौल ने साधना को अपनी फिल्म का ऑफर, जिसके लिए उन्होंने बुलाया था, मगर साधना जी को महेश कौल की फिल्म के ऑफर को ठुकराना पड़ा, क्योंकि वो साधना को सेकंड लीड ऑफर कर रहे थे, जबकि लव इन शिमला में उनका मेन रोल था, मेन हीरोइन वो थी। वो आ गई वापस, लेकिन राजेंद्र कुमार जी के साथ उन्हें बहुत अच्छा लगा मिलके। मगर इसके बाद साधना और राजेंद्र कुमार काफी समय तक नहीं मिले, और मिले फिर तो मेरे महबूब के दौरान, और दोनों बन गए बहुत अच्छे दोस्त। राजेंद्र कुमार और साधना ने साथ साथ फिल्में की, मेरे महबूब, आरजू, आप आए बाहर आई। ये आप आए बाहर आई फिल्म पहली बार 70s में रिलीज हुई थी, लेकिन उस दौरान जब पहली बार वो रिलीज हुई तो दर्शकों का प्यार नहीं मिला, दर्शकों को पसंद नहीं आई, तो समझ लीजिए कि आप ये फ्लॉप सी मानी जाने लगी। लेकिन 11 साल बाद दोबारा फिल्म को रिलीज किया गया, और इस बार ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही, आप आए बाहर आई। आज साधना जी का बर्थडे और हम मना रहे हैं उनका बर्थडे। सिलसिला जारी करते हैं और आपको बताता हूं कि कौन हीरो उन्हें पापा कह के बुलाता था। वैसे तो साधना जी ने अपने समय के सभी बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया है, शम्मी कपूर, सुनील दत्त, मनोज कुमार, जॉय मुखर्जी, पर उनके फैंस उन्हें सबसे ज्यादा राजेंद्र कुमार के साथ देखना पसंद करते थे। ये कुमार साहब मैं बता चुका हूं, उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हालांकि साधना जी को खुद अपनी जोड़ी शम्मी कपूर और सुनील दत्त के साथ ज्यादा जमी, क्योंकि दोनों ही कलाकारों के साथ खूब खुल के बात होती थी, मस्ती मजाक चलता रहता था। जबकि उनके एक और साथी कलाकार मनोज कुमार जी इससे बिल्कुल अलग थे। साधना को कई सालों के बाद 1963 में एक बार फिर से राजेंद्र कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी मेरे महबूब। एच.एस. रवेल साहब, यानी कि राहुल रवेल जी के पापा, इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। मेरे महबूब की मेकिंग के दौरान साधना से जुड़ी कई घटनाएं हैं। साधना जी की मम्मी राजेंद्र कुमार की बहुत बड़ी फैन थी, और वो रोज राजेंद्र कुमार से सेट पे पूछा करती थी, बेटा कल क्या खाओगे? और उनका जवाब होता था, कुमार साहब का जवाब होता था, माता जी आप हमें सिंधी खाना तो खिलाती ही नहीं। और इस तरह दोनों की शूटिंग के दौरान खाने का मेन्यू हमेशा राजेंद्र कुमार की पसंद का होता था। मेरे महबूब की शूटिंग कभी टाइम के हिसाब से नहीं हो पा रही थी। मेरे महबूब की शूटिंग का शेड्यूल जो था वो थोड़ा सा अपसेट हो रहा था, एक्सटेंड करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से साधना से फिल्म के प्रोड्यूसर रवेल साहब ने पूछा कि क्या हम संडे को काम कर सकते हैं। साधना जी ने उन्हें डेट को एडजस्ट करने का ऑफर दिया कि संडे नहीं, मंडे कर सकती हूं। पर रवेल साहब न जाने क्या कारण था कि संडे की ही जिद कर रहे थे। साधना जी ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया, संडे को मैं शूटिंग नहीं करूंगी। रवेल साहब को समझ में नहीं आया कि क्या करें, तो मजबूर होकर वो पहुंच गए राजेंद्र कुमार साहब के पास और उन्हें कहा, किसी तरह से भी जो करना है करो, लेकिन साधना को मनाओ कि वो संडे को शूटिंग करने के लिए राजी हो जाए।
हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे हीरो हीरोइंस रहे जो बड़े डिसिप्लिन रहे। शशि कपूर साहब का नाम याद दिलाना चाहूँगा। शशि जी भी किसी ज़माने में संडे को बिल्कुल शूटिंग नहीं किया करते थे। तब राजेंद्र कुमार जी ने साधना को मनाने का फैसला किया, उनसे मिले और बोला, पापा क्या कर रहे हो यार, चलो ना इस संडे को भी शूट करते हैं। राजेंद्र कुमार ही वो हीरो थे जो प्यार से साधना को पापा कहते थे। पापा क्या ज़माना था लोगों का। जैसे मैंने आपको बताया ना कि याद दिलाना चाहूँगा कि आशा पारेख जी और शम्मी जी ने 2-3 फिल्मों में साथ काम किया। आशा पारेख शम्मी जी को चाचा कह के बुलाया करती थी। लेकिन आज जन्मदिन मना रहे हैं साधना जी का, तो साधना जी को राजेंद्र कुमार जी पापा कहकर बुलाते थे। और इन्हीं राजेंद्र कुमार जी के रिक्वेस्ट करने पर पापा ने, कुमार साहब के पापा यानी साधना जी ने अपना रूल तोड़ दिया, नियम कायदे तोड़ दिए कि संडे को शूट नहीं करूंगे, और रवेल साहब की फिल्म मेरे महबूब की शूटिंग करने के लिए राजी हो गई। बचपन से ही साधना जी बहुत मेहनती थी अपने काम के लिए। 1964 में आई एक फिल्म वो कौन थी, जिसे डायरेक्टर राज खोसला साहब के कहने पर उन्होंने बिना एंड जाने स्क्रिप्ट सुनकर साइन किया था। लेकिन वो जानना चाहती थी कि प्रोड्यूसर कौन है, बाकी का सेटअप क्या है। लेकिन खोसला साहब ने, राज खोसला साहब ने कहा, बस तुम ये जान लो कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा हूं और भूल जाओ कि आगे क्या होगा। फिल्म में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मनोज कुमार के साथ साधना को उनका पहला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। ये फिल्म उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। लेकिन ये वक्त वही वक्त था जब एक तरफ साधना का करियर अपने उरूज पे था, तो दूसरी तरफ उनके दिल में कहीं एक खालीपन करवटें ले रहा था, या यूं कहूं कि खालीपन महसूस हो रहा था। और कहीं पहले प्यार की यादें भी ताजा हो रही थीं, जिसे साधना जी अभी भी भूली नहीं थी, और वो पहला प्यार था आर.के. नैयर। उधर आर.के. नैयर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कई सालों के बाद एक दिन आर.के. नैयर जी ने साधना को फोन किया और पुराने दिनों की याद दिलाकर अचानक शादी के लिए प्रपोज कर दिया। साधना जी के मम्मी डैडी को मालूम पड़ा। उन्होंने कहा, ये रिश्ता ठीक नहीं है, हम मंजूर नहीं करते हैं। पर बाद में मंजूर करना पड़ा, पिताजी को मानना पड़ा, क्योंकि भैया जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये नौबत तब आती है जब घर वाले मानते नहीं हैं। बाद में मम्मी जी की भी रजामंदी मिल गई। आर.के. नैयर के पाली हिल वाले घर में दोनों की एंगेजमेंट हुई। बनारसी साड़ी में साधना जी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी हीरोइन ने अपने एंगेजमेंट के लिए हजारों गेस्ट्स को इनवाइट किया हो। 1966 में साधना जी ने शादी कर ली ग्रेट डायरेक्टर आर.के. नैयर से। इसी साल एक बार फिर से राज खोसला साहब के साथ डबल रोल में एक मिस्ट्री फिल्म की, मेरा साया, सुपर डुपर हिट फिल्म। इसके बाद तो साधना जी को बहुत सारे लोगों ने लेबल दे दिया मिस्ट्री वुमन के नाम से। अब साधना अपने करियर की बुलंदी पे थी, शोहरत भी बहुत मिल चुकी थी। लेकिन आप जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से कई बार नीचे आना भी होता है। साधना जी करियर की जिस ऊंचाई पे थी उससे नीचे नहीं आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फिल्मों में और काम ना करने का मन बना लिया। 3-4 फिल्में करके फिल्म इंडस्ट्री की एक्टिव लाइफ से तकरीबन नाता तोड़ लिया। ये 3-4 फिल्में थी। लास्ट की जो एंड जो थी, एक फूल दो माली, इंतकाम, सच्चाई, इश्क पर जोर नहीं। इसके बाद 1971 में गीता मेरा नाम फिल्म रिलीज हुई। गीता मेरा नाम को खुद साधना जी ने डायरेक्ट किया था। और इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने फिल्मों को कह दिया, फिल्म इंडस्ट्री को कह दिया गुड बाय। फिल्म इंडस्ट्री और अभिनय से दूर होने के बाद साधना जी के जीवन में क्या हुआ, उसे जानने से पहले सुनते हैं साधना जी पर पिक्चराइज्ड एक ब्यूटीफुल सॉन्ग। आज 2 सितंबर, आज हमने साधना जी का बर्थडे मनाया साधना जी की कहानी सुनाकर।
फिल्म इंडस्ट्री में लव इन शिमला से एंट्री करने वाली साधना जी ने बहुत सारी फिल्में की। वो कौन थी, वक्त, मेरा साया, अनीता, मेरे महबूब। फिल्मों से खूब नाम कमाया और फिल्मी इतिहास का एक हिस्सा बन गई। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। मैंने आपसे कहा ना कि जब वो फिल्मी दुनिया से उन्होंने दूरी बना ली और तभी अकस्मात मृत्यु हो गई उनके पति आर के नैयर साहब की। मगर नैयर साहब ने मृत्यु से पहले एक फिल्म बनाई थी, ये जिंदगी कितनी हसीन है। तो ये जिंदगी कितनी हसीन है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई और आर के नैयर और साधना जी पर फाइनेंशियल प्रेशर, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। इस प्रेशर, स्ट्रेस के बावजूद आर के नैयर ने 2 और फिल्में बनाई, पति परमेश्वर और कत्ल। ये दोनों फिल्में भी नहीं चली और ये फाइनेंशियल प्रेशर ग्रेजुअली फाइनेंशियल डेट, कर्जे में तब्दील हो गया और साधना जी डूब गईं चारों तरफ से कर्जे में। अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से आर के नैयर की मृत्यु हो गई और ऐसे हालातों का लगातार सामना करते हुए साधना जी का स्वास्थ्य भी खुद बिगड़ने लगा। हेल्थ भी खराब हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, आंखों की प्रॉब्लम हो गई, आई साइट का प्रॉब्लम हो गया। इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए साधना जी को विदेश जाना पड़ा। बॉस्टन गई अपना इलाज करवाने। संतान भी कोई नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। इसलिए जीवन में इस कठिन दौर का सामना उन्हें अकेले ही करना पड़ा। एट प्रेजेंट साधना जी मुंबई में रहती हैं। जिस घर में रहती हैं वो किराए का घर है, बहुत बड़ा बंगला है, विच इज ओन्ड बाय आशा भोसले। अपनी तस्वीरें भी खिंचवाना पसंद नहीं करती हैं, इसलिए आपने उन्हें किसी न्यूज़ चैनल या किसी भी जगह पर देखा नहीं होगा। पब्लिक से भी दूर हो गई हैं। 30 से ज़्यादा फिल्मों को करने के बाद, बहुत सी हिट फिल्में देने के बावजूद साधना जी को किसी बड़े अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। उन्हें वक्त और वो कौन थी के लिए नॉमिनेट तो किया गया मगर अवार्ड नहीं मिला। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी ने उन्हें सन 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। हम सब दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। साधना जी के लिए इसी मंगल कामना के साथ आज का ये साधना स्पेशल एपिसोड शो, जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, अपने मकाम पर पहुंच चुका है। और हैप्पी बर्थडे टू साधना जी। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन ईश्वर आपको इन दुखों को सहने की शक्ति दे। इसी प्रार्थना के साथ मैं इस प्रोग्राम के सुनने वालों की तरफ से और तमाम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, बिग एफएम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे कहता हूँ।